चुका है पॉलिटी का और इन्वायरमेंट का। तो पॉलिटी का लगभग हमने 3-4 लेक्चर डाल दिया है और इन्वायरमेंट का भी एक लेक्चर आ गया है। ये इन्वायरमेंट का सेकंड लेक्चर है, ठीक है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लें, आपके प्रीलिम्स प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल होंगे, ठीक है। तो ये इन्वायरमेंट का दूसरा लेक्चर है। अगर आपने पहला नहीं देखा तो जाके देख लें, ये दूसरा है, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें है एक्चुअली ओशियन एसिडिफिकेशन एंड आर्कटिक आइस, ठीक है। हमने पहले लेक्चर में किसकी बात की थी? हमने IPCC का जो रिपोर्ट था, 6th रिपोर्ट, उसके बारे में बात किया। फिर हम लोग मीथेन एमिशन को लेकर बात किया, ठीक है। अब तीसरा जो है वो है ओशियन एसिडिफिकेशन एंड आर्कटिक आइस, ठीक है। तो ओशियन एसिडिफिकेशन मतलब ओशियन में एसिड का मात्रा अधिक हो जाना, उसको क्या बोलते हैं? ओशियन एसिडिफिकेशन, ठीक है। तो न्यूज में क्या है वो देखते हैं। अ टीम ऑफ रिसर्चर्स has flagged changing chemistry of western region of the Arctic Ocean and discovering acidity levels increasing 3 to 4 times faster than the ocean waters elsewhere। कि जो आर्कटिक रीजन का जो ओशियन है, ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये जो रीजन है, ये जो रीजन है आर्कटिक ओशियन का जो रीजन है, यहाँ पे क्या है कि यहाँ का जो वाटर है उसका pH बहुत ही गिरते जा रहा है, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा pH स्केल होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है 7, यहाँ पे 0, यहाँ पे 14, ठीक है। तो 0 से 7 के बीच में क्या होता है? pH, ये एसिडिक होता है, यहाँ पे एसिडिक। और 7 से 14 क्या होता है? बेसिक। जितना आप 0 से 7 की तरफ बढ़ेंगे एसिडिक उतना कम होता है, तभी तो यहाँ पे न्यूट्रल होता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा एसिडिक कहाँ होगा? यहाँ पे होगा, ठीक है। उससे कम यहाँ, फिर उससे कम यहाँ, और सबसे कम कहाँ होगा? 7 पे, तभी तो जाके न्यूट्रल होता है। फिर यहाँ से सबसे ज़्यादा क्या होता है? बेसिक। बेसिक बेसिक बढ़ते आता है, 14 पे सबसे ज़्यादा क्या होता है? बेसिक। समझ में आ गया? तो वही क्या बोल रहा है यहाँ पे कि आर्कटिक ओशियन का जो वाटर है इसका एसिडिफिकेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे एसिड की मात्रा बढ़ रही है। जैसे मान लीजिए इस रीजन और इस रीजन को कंपेयर करें तो जितना यहाँ पे बढ़ रहा है एसिड की मात्रा वाटर में, उतना यहाँ पे नहीं बढ़ रहा है। तो ऐसा क्यों बढ़ रहा है? आर्कटिक ओशियन में ही क्यों बढ़ रहा है? उस चीज़ को यहाँ पे न्यूज में दिखाया गया। इसका रीजन क्या हम लोग देखते हैं उसको। देखिए रिपोर्ट में क्या क्या आ गया है कि 3 to 4 टाइम्स ग्रेटर देन ओशियंस वाटर्स एल्सवेयर। और जगह की अपेक्षा में जो आर्कटिक ओशियन का जो वाटर है उसका एसिडिफिकेशन 3-4 टाइम्स फास्टर है, ठीक है। अब ओशियन एसिडिफिकेशन होता क्या है उसको हम लोग देखते हैं। ओशियन एसिडिफिकेशन जैसे कि मैंने आपको बताया कि pH, अगर किसी भी वाटर का जो pH लेवल अगर और गिरते जा रहा है तो वो ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। रिडक्शन इन pH ऑफ द ओशियन वाटर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। एक किसी पीरियड में अगर ओशियन वाटर का pH अगर गिरते जा रहा है तो उसमें क्या होगा? उसमें एसिड की मात्रा बढ़ती जाएगी। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ओशियन एसिडिफिकेशन। इसका जो प्राइमरी रीजन होता है वो CO2 होता है। कैसे होता है? देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग देखें कि एसिडिफिकेशन कैसे एक्चुअली होता है। ये जो पूरा प्रोसेस है उसको हम लोग देखेंगे। उससे पहले क्या है कि CO2 से काउच क्यों है? प्राइमरी काउच से क्या है? CO2 फ्रॉम द एटमोसफेयर। कैसे होता है यहाँ पे बताया गया है और उसको अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसका इम्पैक्ट क्या है? हार्मफुल टू द लाइफ फॉर्म्स रिलाइंग ऑन कार्बोनेट बेस्ड सेल्स एंड स्केलेटन अल्टर मरीन फूड चेन्स, ठीक है। जो कार्बोनेट बेस्ड सेल्स एंड स्केलेटन जिस पे डिपेंड करते हैं जितने भी लाइफ हैं, जैसे कि आपने कोरल, ज्योग्राफी में आपने कोरल पढ़ा होगा, कोरल, ठीक है। तो कोरल बेसिकली क्या होगा? कोरल रीफ पढ़े होंगे आप लोग। तो कोरल रीफ का जो आउटर स्ट्रक्चर होता है काफ़ी हार्ड होता है। वो किसकी वजह से होता है? वो कार्बोनेट आयन की वजह से होता है, ठीक है। कार्बोनेट आयन की वजह से जितना ज़्यादा कार्बोनेट आयन होगा उतना ज़्यादा कोरल रीफ होगा, ठीक है। तो CO2 एटमॉस्फेयर में अधिक होने की वजह से क्या हो गया है कि कार्बोनेट आयन बहुत ही कम बचे हैं ओशियन में, ठीक है। सॉरी। तो कार्बोनेट आयन कम होने की वजह से क्या होगा? कोरल रीफ कम बन पाएंगे, क्योंकि कोरल रीफ का आउटर स्ट्रक्चर बनता ही है कार्बोनेट आयन से। अगर कार्बोनेट आयन ओशियन में कम हो जाएंगे तो कोरल रीफ कम बनेंगे। तो इससे कोरल को क्या है कि नुकसान है। तो इसका इम्पैक्ट सीधा सीधा किस पे पड़ रहा है? कोरल पे। तो ऐसा आपका प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है कि ओशियन एसिडिफिकेशन में किस पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता है या फिर किस पे पड़ता है। किस पे पड़ता है? आप बिल्कुल आप किस पे पड़ता है? सेल्स एंड स्केलेटन, ठीक है। किसके? कोरल के सेल पे ये अफेक्ट पड़ता है। हम लोग देखते हैं कि आखिर ओशियन एसिडिफिकेशन क्या है और कैसे होता है, ठीक है। देखिए एसिडिफिकेशन का मैंने आपको मतलब बताया कि जब pH के मान बहुत ही गिर जाएगा, ठीक है। पहले pH कितना था? 8 से ज़्यादा था। यहाँ आप देख रहे हैं ये 8 से अधिक है, 8 से अधिक है ये, ठीक है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप? 8 से कम है, ये कम है, 8 से कम है, ठीक है। तो क्या है कि pH गिर गया अभी। ये अभी का है, ये कब का है? देखिए लेट 1800 का है, ठीक है। ये लेट 1800 का है। ये भी क्या प्रोजेक्टेड है 2100 मतलब 2100 का, ठीक है। तो आने वाला जो 21वां साल जो होगा वहाँ पे pH क्या होगा? वो गिर जाएगा, 8 से भी नीचे आ जाएगा। लेकिन 1800 में क्या था? 8 से ज़्यादा था।
तो कहने का क्या मतलब है कि पीएच का मान क्या गिर रहा है, क्या हो रहा है, गिर रहा है, तो वाटर क्या होगा, एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, ये होता कैसे है एसिडिफिकेशन, उसको हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि पहले क्या था, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था 1800 के पहले, तो CO2 की मात्रा एटमॉस्फेयर में बहुत कम थी। मैंने आपको बताया पहले लेक्चर में कि CO2 की मात्रा कैसे बढ़ रही है। ठीक है, काफ़ी हमने डिस्कशन किए उसमें। तो CO2 की मात्रा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले क्या था, बहुत ही कम था। अब जब बहुत ही कम था तो यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, मात्र एक मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड का, ये रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, अभी कितना है, 3 कार्बन डाइऑक्साइड। कहने का क्या मतलब, अभी कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, पहले क्या था, ये सब क्या कार्बोनेट आयन्स है, कार्बोनेट आयन्स है, कार्बोनेट आयन्स है। तो पहले कार्बोनेट आयन्स क्या थे, बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, लेकिन अब कार्बोनेट आयन्स कितने हैं, कम है। तो CO2 की वजह से जो रिएक्शन होता है, CO2 आपका एटमॉस्फेयर में था। ठीक है, आपका एटमॉस्फेयर में, लेकिन वाटर में क्या होता है, H+ आयन, आपको पता होगा। तो ये दोनों जब कंबाइन करके जो कार्बोनेट आयन जो बनाते हैं, ठीक है, उसमें क्या है कि पहले क्या कार्बन डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल था, अभी कार्बन डाइऑक्साइड कितना, बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल है। तो ये क्या कर रहा है कि कार्बोनेट आयन को डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, पहले कार्बोनेट आयन क्या था, बहुत ज़्यादा था। आप देख सकते हैं कि ये जो कोरल्स हैं, ठीक है, ये हेल्दियर कोरल्स हैं। यहाँ पे कोरल को क्या छोटा दिखाया गया, मतलब हेल्दी नहीं है। ठीक है, तो कार्बोनेट आयन कम होगा तो क्या होगा, कोरल रीफ का फॉर्मेशन भी कम होगा। तो कहने का क्या मतलब, CO2 से डायरेक्टली अफेक्ट किसको पड़ रहा है, इन सब चीज़ों पे पड़ रहा है। तो आपको समझ में आया कि एसिडिफिकेशन क्या है और इसका इम्पैक्ट किस पे पड़ता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग आर्कटिक रीजन के बारे में। देखिए आर्कटिक रीजन इतना मतलब स्ट्रैटेजिक क्यों है। ठीक है, आर्कटिक रीजन मैंने आपको बताया कि ये है आपका आर्कटिक रीजन। ठीक है, ज्योग्राफिक रीजन स्प्रेड अराउंड नॉर्थ पोल। ठीक है, मेन जो होता है आर्कटिक रीजन वो 90 डिग्री पे होता है। ठीक है, 90 डिग्री जो हमारा नॉर्थ है वो आर्कटिक रीजन है। ठीक है, ये इधर, लेकिन हम लोग आर्कटिक ओशियन की बात करते हैं तो आपका ये आता है आर्कटिक ओशियन। ठीक है, तो आर्कटिक रीजन के बारे में हम लोग जानते हैं कि आर्कटिक रीजन क्या है कि ज्योग्राफिक रीजन स्प्रेडिंग अराउंड द नॉर्थ पोल, जनरली डिफाइंड एज द एरिया विद इन द आर्टिक लाइन ऑफ लैटिट्यूड। आपको पता होगा कि जो 66.5 डिग्री से लेके जो 90 डिग्री तक होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्कटिक रीजन। ठीक है, मेल्टिंग ऑफ आइस ड्यू टू क्लाइमेट चेंज मेकिंग रीजन मोर एक्सेसिबल फॉर इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। देखिए अभी क्या है कि ये जो ग्रीनलैंड एरिया है, ये सारा जो ग्रीनलैंड एरिया है, तो आर्कटिक रीजन जितना भी है, आर्कटिक रीजन वहाँ पे क्या है 90 डिग्री नॉर्थ पे पूरा आइस जमा हुआ है। ठीक है, अब जब ग्लोबल वार्मिंग होगा और आइस जब पिघलने लगेगा, ठीक है, तो वहाँ पे अब शिप भी जाने लगेंगे। अभी शिप वहाँ नहीं जा सकता क्योंकि पूरा आइस है, तो शिप वहाँ पे, शिप वेसल वहाँ पे नहीं जा सकता। तो अगर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यहाँ का बर्फ़ अगर पिघलेगा, ठीक है, तो पिघलेगा तो क्या होगा, यहाँ पे अब वाटर सारा फ्लो करने लगेगा, तो शिप यहाँ पे जाने लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि इकोनॉमिक एक्सप्लोरेशन बढ़ जाएगा, यहाँ पे माइनिंग वगैरह होने, रिसर्च वगैरह होने लगेगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो वही चीज़ लिखा हुआ है कि मेल्टिंग ऑफ आइस ड्यू टू क्लाइमेट चेंज मेकिंग रीजन मोर एक्सेसिबल फॉर इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। अभी तक यहाँ पे इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन नहीं हुआ है। ठीक है, तो अगर ऐसा होगा क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अगर यहाँ का बर्फ़ अगर पिघलने लगा, तो वहाँ पे जो डिफरेंट कंट्री है वहाँ पे जाके क्या रिसर्च करने लगे कि आखिर यहाँ पे क्या चीज़ है, क्योंकि अभी तक वहाँ पे कुछ भी ऐसा खोजा नहीं गया है। ठीक है, और क्या है यहाँ पे क्या, अगर वहाँ पे रिसर्च होने लगा तो हो सकता है कि वहाँ पे ऑयल एंड गैस रिजर्व्स मिले, मेटल्स और मिनरल्स मिले। ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ टू ओपन नॉर्दर्न सी रूट एज ए न्यू ट्रेड रूट। अभी क्या है कि ट्रेड रूट इधर से होता है, ठीक है, जितने भी कंट्री आते हैं, लेकिन अब क्या हो सकता है कि कंट्री इधर से भी जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ का बर्फ़ पिघल जाएगा। और क्या हो सकता है, हेल्प्स सर्कुलेट वर्ल्ड ओशियन करेंट्स। ठीक है, तो ओशियन करंट जो हम लोग पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, ठीक है, वो यहाँ से भी फ्लो करने लगेगा। कैरेक्टराइज्ड एज वर्ल्ड क्लाइमेट चेंज बैरोमीटर। ठीक है, ये सब चीज़ें कि आर्कटिक रीजन के बारे में कि इसका क्या क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि इंडिया का पोजीशन क्या है आर्कटिक पे, वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, इंडिया अभी तक आर्कटिक में क्या कर रहा है। इन आर्कटिक रिसर्च प्रोग्राम सिंस 2007 विद सेवरल एक्सपेडिशन अंडरटेकन टिल डेट। 2007 में हमारा एक एक्सपेडिशन था आर्कटिक सर्कल पे, तो 2007 से लेके अभी तक आर्कटिक सर्कल में या फिर आर्कटिक रीजन में इंडिया का प्रेजेंस है। वहाँ पे वो उनका ऑब्जर्वेटरी है, वहाँ पे वो रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, अनवील्ड इट्स फर्स्ट आर्कटिक पॉलिसी। तो फर्स्ट आर्कटिक पॉलिसी कब आया था, 2007 में। वन ऑफ द ऑब्जर्वर्स इन द आर्कटिक काउंसिल, तो आर्कटिक काउंसिल है, ठीक है, उसके वन ऑफ द ऑब्जर्वर कौन है, इंडिया है। इंडियन आर्कटिक स्टेशन हिमाद्री, जो कि सिचुएटेड है कहाँ पे, आर्कटिक रीजन में, इज लोकेटेड एट नॉर्वे एंड सर्व्स एज ए हब ऑफ इंडियन साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन सिंस 2008।
1908 से लेके अभी तक रिसर्च चलते आ रहा है। कहाँ पे? आर्कटिक रीजन में। तो बेसिकली कहाँ पे है? नॉर्वे में, ठीक है। और इंडियन आर्कटिक स्टेशन का नाम क्या है? हिमाद्री। इतना आप याद रखिएगा। इससे और क्या क्या न्यूज रिलेटेड न्यूज है, तो वो है आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन कहने का क्या मतलब है कि जो हीट है, हीटिंग, जो ग्लोबल वार्मिंग है, वो आर्कटिक रीजन पे कितना अफेक्ट कर रहा है उसको, आर्कटिक रीजन को और रीजन के कंपेरिजन में, ठीक है। तो आर्कटिक इज हीटिंग 4 times एज फास्ट एज द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड ड्यू टू आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। ये पूरा प्रोसेस क्या है? आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन का, ठीक है। तो आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन की वजह से क्या है कि 4 times एज फास्ट एज रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, तो ग्लोबल वार्मिंग का जो इफेक्ट है और जगह पे उससे ज़्यादा आर्कटिक रीजन पे हो रहा है। कितना? 4 गुना। अभी एसिडिफिकेशन में भी हमने बात किया कि एसिडिफिकेशन, आर्कटिक ओशन का एसिडिफिकेशन 3-4 गुना अदर रीजन के कंपैरिजन में हो रहा है। उसी तरह से वहाँ का जो मेल्टिंग ऑफ आइस है आर्कटिक रीजन का, वो 3-4 गुने से अधिक से भी बढ़ रहा है, ठीक है। और क्या कि इन्हेंसमेंट ऑफ नियर सरफेस एयर टेम्परेचर चेंजेस ओवर आर्कटिक रिलेटिव टू लोअर लैटिट्यूड, ठीक है। तो वहाँ देखिए, जैसे कि हमारा जो सन से जो लाइट आता है, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन की वजह से वो जो टेम्परेचर होता है वो ट्रैप हो जाता है, ठीक है। वो धीरे धीरे इतना गर्म हो जाता है कि वो एटमोसफेयर, सॉरी, जो ओशियन का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे उसको क्या करता है? बढ़ा देता है, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करता है। देखिए आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन के काउज क्या क्या है? ग्लोबल वार्मिंग, जैसे मैंने आपको बताया, आइस अल्बेडो फीडबैक, लैप्स रेट फीडबैक, वाटर वेपर फीडबैक एंड ओशियन हीट ट्रांसफर, ठीक है। ये किसी किसी इम्पैक्ट करता है, अफेक्ट्स फौना ऑफ द रीजन, जो भी ओशियन एक्वाटिक, जो मरीन एनिमल्स है, एक्वाटिक एनिमल्स है, उसको अफेक्ट करेगा, ठीक है। एक इसमें है आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड 2022। इसमें क्या दिया गया? कौन दिया इसको? रिलीज्ड बाय यूएस नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन एनुअली सिंस 2006। 2006 से लगातार यूएस नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड निकालती है कि आखिर आर्कटिक में किस तरह से आर्कटिक चेंज होते जा रहा है, आर्कटिक रीजन जो है वहाँ का आइस किस तरह से मेल्ट कर रहा है, वहाँ का वाटर का बिहेवियर कैसे चेंज हो रहा है, कैसे कैसे एसिडिफिकेशन हो रहा है, ठीक है। इसके हाईलाइट्स क्या है कि हाईलाइट्स ऑफ द रिपोर्ट, आर्कटिक कंटिन्यूज टू वार्म मोर देन ट्वाइस एज फास्ट एज ऑफ द ग्लोब। कहना है क्या मतलब कि आर्कटिक रीजन बहुत ही सेंसिटिव है, वहाँ का एसिडिफिकेशन ले लीजिए आप, ठीक है, वहाँ का हीटिंग ले लीजिए आप, वो और रीजन की अपेक्षा में बहुत ही फास्ट बढ़ रहा है। तो हम लोग कंसर्न रहना पड़ेगा आर्कटिक रीजन की तरफ से, ओके। अब दूसरा क्या है कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, कन्वेंशन एंड इनिशिएटिव्स। 2022 में कितने कॉन्फ्रेंसेस किए गए, ठीक है, कितने मीटिंग हुई, कितने कन्वेंशन हुए, कितने इनिशिएटिव नया नया लिया गया है, ये सारे करंट अफेयर्स को फिर हम लोग देखेंगे, ठीक है। पहला इसमें क्या है? 27th कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। आप लोगों को पता होगा कि अभी जो हाल फिलहाल में इजिप्ट में जो हुआ था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27, जो इजिप्ट में हुआ था उसमें क्या क्या किया गया है, ठीक है, उसको हम लोग इसमें देखेंगे। वाई न्यूज, द 27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज of the United Nations Framework Convention on Climate Change held at Sharm el Sheikh Egypt recently concluded। तो ये कहाँ हुआ था? इजिप्ट में हुआ था। 27th सीओ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का ये 27th मीटिंग था, ठीक है, कहाँ पे? इजिप्ट में हुआ था। तो COP 27 एक्चुअली है क्या कि सिग्निफिकेंस का क्या था? एम टू बिल्ड ऑन प्रीवियस सक्सेसेज इंक्लूडिंग द ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट ऑफ COP 26 and pave the way for higher ambition on mitigation, adaptation and climate finance with focus on loss and damage। तो बेसिकली हम लोग COP 26 में जो जो ग्लासगो पैक्ट हुआ था उससे हम लोग आगे बढ़ के अब सोचेंगे कि COP 26 में जो जो हम लोगों ने जो प्लेज किया था उसके प्रति हमने काम किया। अब हम लोग उससे भी नेक्स्ट लेवल पे क्लाइमेट चेंज को लेके हम लोग कंसर्न रहेंगे और उसके अनुरूप हम लोग काम करेंगे, कैसे क्लाइमेट चेंज को रोका जाए, ठीक है। बेसिकली उसी पे आधारित है ये कॉन्फ्रेंस। देखिए मेजर आउटकम्स क्या थे COP 26 का, ये पिछला को याद रखना जरूरी है कि ग्लासगो पैक्ट में एक्चुअली हुआ क्या था। फर्स्ट एवर COP डिसीजन टू एक्सप्लिसिटली टारगेट एक्शन अगेंस्ट फॉसिल फ्यूल्स, कॉलिंग फॉर ये फेज डाउन अनअबेटेड कॉल एंड फेज आउट ऑफ इनएफिशिएंट फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज, ठीक है। जो हम लोग फॉसिल फ्यूल का जो हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग ग्रीन एनर्जी को कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल में इतना सारा मीथेन निकलता है। मैंने आपको पिछला लेक्चर में बताया था कि फॉसिल फ्यूल में लगभग 180 मिलियन के आसपास आपका मीथेन गैस का एमिशन होता है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली क्या कर रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग में आपका सपोर्ट कर रहा है, जो कि क्लाइमेट चेंज के लिए वो फैसिलिटेट कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग फॉसिल फ्यूल का कैसे कम यूज़ करें, ठीक है।
अनअबेटेड कोल जो है जिसमें सल्फर की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है, उसको हम लोग कैसे यूज़ करना कम करें। एंड फेज आउट ऑफ इनएफिशिएंट फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज़, हम लोग इन चीज़ों को कैसे कम करें, वो COP 16 में लिया गया था, ठीक है। फाइनलाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल कार्बन मार्केट्स, ठीक है, कार्बन मार्केट्स, श्रम एल सिक वर्क प्रोग्राम ऑन द ग्लोबल गोल ऑन अडेप्शन पोस्ट COP 26 बोन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड विथ outcomes such as first technical dialogue of the global stockgate draft of a global goal on adoption, जिसको बोलते हैं GGA, ठीक है। तो COP 26 का ये बेसिकली ओवरव्यू था, ठीक है। अब COP 27 में क्या हुआ उसको देखते हैं, ठीक है। ये देखिए इशारा दिया हुआ है, टारगेट्स ऑफ COP 27 सेट बाय इजिप्शियन प्रेसिडेंसी। तो पहला क्या है कि एडॉप्टिंग ट्रांसफॉर्मेटिव एडॉप्शन एजेंडा, ठीक है। हम लोग को फॉसिल फ्यूल अभी नहीं यूज़ करना पड़ेगा, हम लोग उसको ट्रांसफॉर्म करने किस पे, हम लोग को ग्रीन एनर्जी पे जाना पड़ेगा। तो हम लोग को ग्रीन एनर्जी कैसे यूज़ करना है, नया टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, ठीक है। प्रोवाइडिंग मोबिलाइजिंग एंड डिलीवरिंग क्लाइमेट फाइनेंस फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। देखिए कुछ छोटे कंट्रीज जो होते हैं वो ट्रांजिशन जल्दी से नहीं कर सकते क्लाइमेट चेंज को लेके, क्यों, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन उतना ज़्यादा नहीं है, वो लोग गरीब हैं, ठीक है, उनके पास उतना पैसा नहीं कि वो क्लाइमेट के लिए फाइनेंस कर सकें, उनका खुद का जो बेसिक हेल्थ एजुकेशन उस पर वो ध्यान नहीं दे पा रहे, तो क्लाइमेट को कैसे दे सकते हैं। और ये भी एक रीज़न है कि क्योंकि जो दुनिया में जो ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है बहुत ही कम देशों की वजह से हो रहा है, जहाँ जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हुआ है, जैसे कि आपका US हो गया, ठीक है, UK हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया। तो इन सब की वजह से ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ठीक है। अवॉइड सॉरी अवॉइड बैक स्लाइडिंग ऑन कमिटमेंट्स ऑन प्लेजेस, ठीक है। क्या हम कुछ प्लेज कर देते हैं कि हम 550 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करेंगे 2030 तक, मान लीजिए किसी देश ने प्लेज किया, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, क्या कर देते हैं वो नहीं कि अब हम इस टारगेट को नहीं ले पाए तो फिर से ईयर को बढ़ा देते हैं कि 2035 तक करेंगे, फिर बोले 2040 तक करेंगे। तो ऐसा हम लोग को नहीं करना। वही चीज़ यहाँ पे है कि अवॉइड बैक स्लाइडिंग ऑन कमिटमेंट्स एंड प्लेजेस, हमने इतना प्लेज किया है उससे कम हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एंश्योरिंग ए मैनेज्ड एंड जस्ट ट्रांजिशन बेस्ड ऑन लो एमिशन एंड क्लाइमेट रेजिलियंट डेवलपमेंट। क्या है कि जस्ट ट्रांजिशन, ठीक है, हमें क्या करना है, ट्रांजिशन करना है फॉसिल फ्यूल से कहाँ हम लोग को ट्रांजिशन करना है, ग्रीन एनर्जी में। एक्शन टू क्लैरिफाई सपोर्ट फॉर लॉस एंड डैमेज, आपको पता होगा कि लॉस एंड डैमेज फंड भी एक बनाया गया COP 27 के बाद, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। इसमें अमेरिका सबसे पहले $300 मिलियन दिया था उसमें, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, लॉस एंड डैमेज फंड भी एक बनाएंगे। इसमें ये बात रखा गया था COP 27 में कि लॉस एंड डैमेज फंड का गठन किया जाएगा। इसमें सारे देशों को कुछ कुछ इसमें फाइनेंस करना पड़ेगा, और जो ज़्यादा इमिट करता है उसको ज़्यादा फाइनेंस करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा कोई बाइंडिंग नहीं था, लेकिन एक ऑब्लिगेशन था, ठीक है। और क्या था, शिफ्टिंग फ्रॉम प्लेजिंग टू इम्प्लीमेंटेशन। क्या है कि अभी तक हम लोग प्लेज करते थे कि हाँ भाई हम इतना ज़्यादा एमिशन नहीं करेंगे, अब क्या इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा ऑन ग्राउंड, ठीक है। तो ये सारा टारगेट था COP 27 का। तो कहने का क्या मतलब, COP 20 जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 था, ये थोड़ा सा एक रियल टारगेट लग रहा है, और क्लाइमेट की तरफ हम लोग का जो कंसर्न है, ठीक है, उस पर हम लोग बढ़ा रहे हैं, ठीक है, कि क्लाइमेट चेंज को कैसे रोका जाए, ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कैसे कम किया जाए, ठीक है। ये सब चीज़ें इसमें थी। हम लोग और कुछ जानते हैं कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 के बारे में। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, एम्स टू बिल्ड प्रीवियस सक्सेसेस इंक्लूडिंग द ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया ग्लासगो में क्या क्या हुआ था, ऑफ COP 26 एंड पेव द वे फॉर हायर एम्बिशन ऑन मिटिगेशन एडॉप्शन क्लाइमेट फाइनेंस विद फोकस ऑन लॉस एंड डैमेज, जैसे कि यहाँ मैंने आपको बताया। Also included the 17th session of the COP serving as the meeting of the parties to the Kyoto Protocol and the 4th session of the COP serving as the meeting of the parties to the Paris Agreement। तो इसमें क्या है कि 2 और सेशन हुए थे COP 27 के साथ, कौन सा, पेरिस टू द पार्टी टू द पेरिस एग्रीमेंट और पार्टी टू द क्योटो प्रोटोकॉल, इसमें 2 सेशन और भी हुए थे, इसमें इंक्लूडेड थे, ठीक है। कंक्लूडेड विद द रिलीज ऑफ शर्म इल शेख इम्प्लीमेंटेशन प्लान। ये सारे क्या है, शर्म इल शेख इम्प्लीमेंटेशन प्लान है कि हम लोग को एक्चुअली अब COP 27 के बाद क्या करना है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा प्लान है, अगर ऐसा हम लोग करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग ग्लोबल वार्मिंग को बहुत हद तक कम कर सकते हैं, ठीक है। अब COP 27 जो कॉन्फ्रेंस हुआ, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 जो हुआ, उसका आउटकम्स क्या क्या है, कि कॉन्फ्रेंस के बाद किस किस बात पे अडिग रहा गया देशों के द्वारा कि हम ये काम करेंगे। तो देखिए इसमें क्या क्या है, क्लाइमेट टारगेट्स, कुछ क्लाइमेट टारगेट दिए गए कि हम लोग को टारगेट क्या रखना है, कि कंट्रीज रिक्वेस्टेड टू रिविजिट एंड स्ट्रेंथन देयर 2030 क्लाइमेट टारगेट बाय द एंड ऑफ 2023 एज नेसेसरी टू अलाइन विद द पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट में
के तहत क्या है कि 2030 तक जो बात बोली गई कि हम हमारे टारगेट है 2030 तक, तो उसको 30 तक नहीं, उसको 2023 के एंड तक ही आप बता दें कि मेरा टारगेट क्या है, ठीक है। उसको 2023 तक ही उसको उस टारगेट को मीट करने का प्रयास करेंगे। तो ये क्लाइमेट टारगेट्स है। मिटिगेशन हम लोग क्या क्या मिटिगेट कर सकते हैं, फाइनलाइज द डिटेल्स ऑफ मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम टू अर्जेंटली स्केल अप मिटिगेशन एम्बिशन एंड इम्प्लीमेंटेशन इन दिस डिकेड। तो बेसिकली क्या है कि जो चीज़ COP26 में हमने बोला था कि नहीं हम 2070 तक नेट जीरो एमिशन, जैसे कि इंडिया ने बोला है कि 2070 तक हम लोग नेट जीरो कार्बन एमिशन तक रीच कर जाएंगे, ठीक है। तो इस बार जो COP27 का जो एजेंडा था उस पर आउटकम है वो कुछ प्रोएक्टिव लग रहा है। क्यों? क्योंकि जो COP26 में जो एम्बिशन जो प्लेस किया गया था, अब COP27 में उसको ये कहा गया है कि भाई उतना दिन जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, तब तक ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा। तो उसको अब हम लोग टाइम को कम टाइम में ही हम कैसे ग्लोबल वार्मिंग को रोकें, कैसे क्लाइमेट चेंज को रोकें, ठीक है, इस बात पे ज़्यादा जोर दिया गया है, ठीक है। तो COP27 एक प्रोएक्टिव एजेंडा था, प्रोएक्टिव कॉन्फ्रेंस हम बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या, एडेप्शन, कि हम लोग क्या क्या एडेप्ट करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ ए फ्रेमवर्क फॉर द ग्लोबल गोल ऑन एडॉप्शन टू बी अंडरटेकन थ्रू अ स्ट्रक्चर अप्रोच अंडर द ग्लासगो शर्म एल शेख वर्क प्रोग्राम इन 2023 at COP28। न्यू प्लेजेस टोटलिंग मोर देन $230 मिलियन मेड टू द एडॉप्शन फंड, ठीक है। एक एडॉप्शन फंड बनाया गया है, ठीक है, जिसमें $230 मिलियन फर्स्ट टाइम पे उसमें ऐड किया गया है। फाइनेंस, फाइनेंस की बात इसमें क्या की गई, सर मिलसेक डायलॉग लॉन्च्ड ऑन आर्टिकल 2.1C ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट टू रिपोर्ट बैक एट COP28। आर्टिकल 2.1C क्या है कि रीड फाइनेंशियल फ्लोज शुड बी अलाइंड विद ग्लोबल टेम्परेचर टारगेट्स, ठीक है। और क्या है, लॉस एंड डैमेज, न्यू फंडिंग अरेंजमेंट एस्टेब्लिश्ड फॉर लॉस एंड डैमेज, एक लॉस एंड डैमेज फंड को बनाया गया है, ठीक है, जिसमें सारे देश में कुछ कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं। एनर्जी, एनर्जी को लेकर क्या बात की गई, एनर्जी को लेकर कॉल टू ट्रांजिशन टू अ लो एमिशन एनर्जी सिस्टम, जैसे कि हम लोग कब से बात कर रहे हैं कि जो लो एमिट करता हो, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस कम एमिट करता हो, उस एनर्जी को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। Call to accelerate efforts towards the phase down of unabated coal power and phase out of inefficient fossil fuel subsidies। जो unabated coal power है, ठीक है, जिसमें सल्फर की मात्रा कम है, उसको हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो कोल को हम लोग इस तरह से यूज कर सकते हैं। फाइनेंशियल सिस्टम रिफॉर्म क्या आया है इसमें, मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्रीज टू रिफॉर्म दियर ऑपरेशनल मॉडल चैनल्स एंड इंस्ट्रूमेंट टू एड्रेस द ग्लोबल क्लाइमेट इमरजेंसी, ठीक है। तो मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है वो अपना जो भी ऑपरेशनल मॉडल है, चैनल्स, इंस्ट्रूमेंट, उसको चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग किसके, क्लाइमेट की, क्लाइमेट को ध्यान में रख के आप अपना एजेंडा को ही बनाएं, ठीक है। जस्ट ट्रांजिशन क्या, अवर प्रोग्राम ऑन जस्ट ट्रांजिशन लॉन्च्ड इंक्लूड्स एनुअल हाई लेवल मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल्स विद द फर्स्ट टेकिंग प्लेस एट COP28 नेक्स्ट ईयर। अब से क्या होगा कि हाई लेवल मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा, ठीक है, जो कब से स्टार्ट होगा, COP28 से। तो आप ध्यान रखिए कि मेजर आउटकम्स क्या क्या है, ये आपका पूछा जा सकता है मेंस में, ठीक है, कि COP27 का सिग्निफिकेंस बताइए कि COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 का सिग्निफिकेंस क्या है। तो ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है। और क्या है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड डिप्लॉयमेंट अदर, ठीक है, डिप्लॉयमेंट फर्स्ट ज्वाइन वर्क प्रोग्राम ऑफ द टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव कमिटी एंड क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सेंटर एंड नेटवर्क सेटअप फॉर 2023 to 2027। और ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या COP27 का ही मुख्य बातें थी इसमें, ठीक है। तो आप बिल्कुल इसको ध्यान में रख के पढ़ सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। COP27 से रिलेटेड और भी कुछ जो न्यूज है, डेवलपमेंट्स हैं, उसको देखते हैं। इसमें पहला जो है वो है ब्रेक थ्रू एजेंडा सेट्स प्रायोरिटीज। सिग्नेटरीज टू द ब्रेक थ्रू एजेंडा हैव मैप्ड आउट प्रायोरिटी एक्शंस टू बी डिलीवर्ड बाय COP28 क्लाइमेट समिट to help make clean technology cheaper and cleaner. Launched as COP26 by a coalition of about 45 world leaders, India is also signatory। तो क्या है बेसिकली, क्या ब्रेक थ्रू एजेंडा सेट्स प्रायोरिटीज, बेसिकली एक कोalition है किसका, 45 वर्ल्ड लीडर्स का है, जिसमें इंडिया भी एक मेंबर है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर कंट्रीज बिजनेस एंड सिविल सोसाइटी फॉर डीकार्बोनाइजेशन अंडर 5 की सेक्टर्स ऑफ पावर, रोड ट्रांसपोर्ट, स्टील, हाइड्रोजन, एग्रीकल्चर, ठीक है। प्रायोरिटी एक्शन इंक्लूड एग्रीमेंट टू डेवलप कॉमन डेफिनेशन फॉर लो एमिशन एंड नियर जीरो एमिशन स्टील, हाइड्रोजन एंड सस्टेनेबल बैटरीज। रैंप अप डेवलपमेंट ऑफ एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स,
ठीक है। और क्या है, सेट ए कॉमन टारगेट डेट टू फेज आउट पॉल्यूटिंग कार्स एंड व्हीकल कंसिस्टेंट विद पेरिस एग्रीमेंट। तो जो भी जो पॉल्यूटिंग कार है जिसमें फ्यूल का कंबसन अच्छा से नहीं होता है, उसको हम लोग क्या करेंगे, रिसाइकिल करके हम लोग उसको ई वेस्ट का मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज क्या है, ये बेसिकली इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी ओपन फॉर सिग्नेचर एट द रियो और समिट जो 1992 में हुआ था, इंटर इनटू फोर्स इन 1994। इसका ऑब्जेक्टिव क्या, टू स्टेबलाइज ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशन इन द एटमोसफेयर एट ए लेवल दैट वुड प्रिवेंट डेंजरस एंथ्रोपोजेनिक इंटरफेरेंस विद द क्लाइमेट सिस्टम विद इन ए टाइम फ्रेम सफिशिएंट टू अलाउ इकोसिस्टम। तो आपने पेपर में काफ़ी पढ़ा होगा कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज क्या है। तो ये बेसिकली क्या इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है, ठीक है। ये समय समय पे ये बताती है कि क्लाइमेट चेंज को हम लोग कैसे रोक सकते हैं, ठीक। तो क्लाइमेट रिलेटेड फेनोमेना को ये देखती है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हम लोग अगले वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ओके, थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा कुछ कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।